हेलो, नियर एंड डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज का जो आर्टिकल्स है हिंदू एडिटोरियल का, वह जो अभी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी पर आधारित है। और उसको हम लोग देखेंगे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इन सब पर बात करने से पहले थोड़ा मैं फोकस कर दूं कि ये क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली ये देखो तो 34 ईयर्स के बाद, ये जो इससे पहले की पॉलिसी जो अभी चल रही है वो 1986, बीच में थोड़ी सी बदलाव हुआ, 1992 में भी थोड़ी बदलाव हुआ था, माइनर चेंज आप उसको कह सकते हो। तो इस 34 साल के बाद 1986 से आप समझ लो कि 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी आई, तो 34 ईयर्स हो गए। 34 ईयर्स में क्या परिवर्तन होने की बात है। तो एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि जो अब तक का जो सिस्टम है, वो रट्टा लगाने वाला जो सिस्टम है, इस पर फोकस किया गया है कि इस सिस्टम को समाप्त करने की ओर ले गया हुआ है। यानी टेक्निकली आप स्किल हो, टेक्निकली पढ़ाई करें, इस पर फोकस किया गया है। एक अच्छी पहल है। उसके बाद ये है क्या कि स्टूडेंट को अपने पैशन के अनुसार सब्जेक्ट को चूज करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यानी यूं कहूं कि लैंग्वेज का जो बैरियर था वह खत्म हो गया है। ऐसा होता क्या है कि जो एक एवरेज कभी मैं पढ़ा था उसमें देखा कि यदि 100 स्टूडेंट्स को यदि आंकड़ा लो, तो हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते 20 स्टूडेंट्स बच जाते हैं। माने शुरू से यदि हम आंगनबाड़ी से लेकर के आगे तक की बात करें, तो हाई स्कूल में जाने तक 100 में से 20 रह जाते हैं। कहीं का आंकड़ा है ये बात का, ये डेटा। ये कारण क्या था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता था, तो लैंग्वेज की बैरियर को भी समाप्त कर दिया गया है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, जिस या कहो ना कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई है। अब क्या है कि आप जो स्टूडेंट जितना सब्जेक्ट उसको पढ़ना था वो कंपलसरी हुआ करता था पढ़ना, अब ऐसी बातें नहीं रह गई। अब अब ये क्या हो गया कि यदि आप यदि मेन सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हो, जो जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये हमारा फैकल्टी था, यही ट्रेडिशनल पढ़ाई हुआ करता था। अब इन सब सारी बातों की बात है ना, बैरियर्स खत्म हो गए। आप यदि फिजिक्स मेन सब्जेक्ट रख रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी कॉम्बिनेशन आपको केमिस्ट्री भी रखना है। आप उसके जगह पर दूसरे सब्जेक्ट आर्ट्स भी ले सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो। ये एक अच्छी पहल है। यानी एक क्या कहा जाए, एक पैशन के अनुसार आदमी का क्या कहा जाए कि एक अलग होता है ना अपना, किसी चीज का हॉबी होता है, उस हॉबी के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट को ले सकते हो। तो एक ये भी बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब क्या स्थिति आ गया है कि बीच में आप पढ़ रहे हो और बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, उस सर्टिफिकेट का कोई महत्व तो नहीं रह जाता था, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती किसी कारणवश। आप बीच में जितने साल का कोर्स है वो साल वो पूरा नहीं किए, वहां तक नहीं पहुंचे, तो आपका उतना दिन का पढ़ा हुआ वो समय, वो एनर्जी, वो पैसे जितना भी लगा वो सब वेस्ट हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। अब ये सब नहीं रहा, ऐसा स्कोप नहीं रहा। आप जितने दिन भी पढ़ोगे वो वो हो जाएगा, आप उसको अकाउंट हो जाएगा। अब 1 साल के कर रहे हो तो बेसिक मिल जाएगा आपको, 2 साल का कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा कोर्स कहलाएगा, 4 साल पूरा कर लेते हो तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये एक अच्छी सी पहल है। उसके बाद जो यूजीसी और एआईसीटी जो यूनिवर्सिटी को गाइड करती थी, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये भी मतलब बहुत सारे इसमें पेज थे, यूनिवर्सिटी का अलग पंगा होता था, यूजीसी ये कहता है, एआईसीटी ये कहता है, ये इस सब बातों को जो हायर एजुकेशन में है ये भी समाप्त हो गई है। अब वोकेशनल कोर्स पर फोकस किया गया है। ये वोकेशनल कोर्स की स्थिति में क्या है, बच्चे जो है पेरेंट्स बड़ा गौरवान्वित होते थे रिपोर्ट कार्ड के लिए, मेरा बच्चा टॉप किया है, इतना परसेंट लाया है, ये किया है, वो किया है। अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं रह गया, उसके साथ वोकेशनल कोर्स का भी बात आ गई। मतलब अब वोकेशनल कोर्स जब आने के साथ
इससे क्या हो जाएगा कि आप एक तरफ वहां अच्छे मार्क्स लाते हो, तो जहां पर अब आर्ट एंड क्राफ्ट है, अब आर्ट एंड क्राफ्ट में वहां पर क्या लिखोगे तुम, तो ये वोकेशनल कोर्स की बात हो गई ना, तो वो उसका परफॉर्मेंस एक तरफ रिपोर्ट कार्ड अब उसको देख ले जाओ, दूसरे तरफ जब वोकेशनल कोर्स में आओ तो तुम अच्छा नहीं कर पाओ। इसलिए अब हर बच्चों को आगे आने के लिए एक अच्छा मौका मिला, अच्छा पहल हो गया। जानते हैं डिजिटलाइजेशन, अब आज के समय में डिजिटल पर न फोकस हो ऐसा संभव नहीं है, तो उस एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया गया है। उसी के तहत क्या किया गया, ये दूसरी बात है क्या है कि लोक विद्या, एक लोक विद्या को उसमें ऐड कर लिया गया है कि उसमें हमारी कंट्री और कल्चर से जो रिलेटेड है ना, जो हमारी विरासत है उसको भी ध्यान में रख करके पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आगे क्या कहा गया है कि जिन जिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये कहा जाए कि 3000 एंड एबव स्टूडेंट्स है, तो वहां पर एक रिसर्च, मतलब उसको रिसर्च सेंटर के रूप में भी उसको डेवलप करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल कहा जाए कि कहीं से भी ये हमारा जो एजुकेशनल पॉलिसी जो अभी आई है, कुल मिलाकर के इसको यदि ईमानदारी से लागू कर लिया जाता है तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल होगी हमारे देश के डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट है कि 2025 तक की जो हमारी लिटरेसी साक्षरता मिशन के अभियान को पूरा करने की हमारा लक्ष्य रखा गया है। और वो लक्ष्य तभी संभव है जब हमारा माइनर से लेकर के मेजर तक जब जाएगा तो हायर डिग्री के कोर्स में संख्याएं बढ़ जाएंगे। इधर ही बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं तो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोर्स का जो अभी अवेलेबिलिटी हो गई है, अब का जो कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो 5+3+3+4, यानी कोई भी डिग्री कोर्स आपको अब 4 साल का हो गया है। आंगनबाड़ी से लेकर के क्लास 2 तक ये 5 साल देख लीजिए आपको, कि 3 साल आंगनबाड़ी में रहना है और 2 साल कहाँ रहना है, स्कूल में रहना है, तो ये 5 साल हो गया। तो आपका उसके बाद 2 के बाद देखिए 3, 4, 5, फिर ये 3 साल हो गया, तो 5+3 हो गया। अब फिर गिनती कर लीजिए 6, 7, 8, ये 3 साल, तो 5+3+3 हो गया, +4, तो 9th 10th 11th एंड 12th ये हो गया 4। तो इस तरह से कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि 5+3+3+4 का स्थिति बन गया है। उसके आगे भी बढ़ना है तो इसी क्रम में आपको बढ़ना है, यानी कोई भी डिग्री कोर्स होगा वो 4 इयर्स का ही माना जाएगा। तो ओवरऑल देखते हुए हम यहाँ देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है, ये आर्टिकल्स में हिंदू एडिटोरियल से जो लिया गया है इसमें क्या कहा बातें हैं उसको जरा एक बार फोकस करते हैं। ये लॉन्ग रोड, भाई सफर तो लंबा है तय करना, छोटा सा सफर नहीं बना है, ये रास्ते हैं इसको तय कर, लॉन्ग शब्द, इसके कहीं पर कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें कि क्या कहना चाहता है। तो द सेंटर विल हैव टू कन्विंस स्टेट्स that the national education policy benefits all. Center will have to consent, यानी कन्विंस आपको करना पड़ेगा। कहा गया है कि सेंटर को इस बात को राजी कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा राज्यों को, क्या कि जो ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको नेप नाम दिया गया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म नेप हो गया, इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा स्टेट्स को, ताकि वो तब ना वो लागू होगा यहाँ। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ है, फेडरल समझते हैं ना कि फेडरल क्या होता है, कि जहां पर दो तरह का सिस्टम होती है ना, सरकार होता है, एक केंद्र में होता है, हमारे राज्यों की सरकार है, तो दोनों मिलकर के जब काम करता है तब आगे कोई बात तय होता है। इसीलिए ये बात लिखा गया है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 का जो अनाउंस्ड हो गया है, घोषणा कर दिया गया है, किनके द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये घोषणा हो गई है। लेकिन सेट्स फॉर इटसेल्फ, ये अपने आप में एक क्या लगता है, लक्ष्य रखता है, क्या करने के लिए बात है कि इटसेल्फ द गोल, अपने आप को ये लक्ष्य तय कर लेता है
कि इस स्थिति में जो हमारी स्थिति बनी हुई है कि ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, हमारा जो पहले का सिस्टम था 1986 से जो अब तक का चलता आ रहा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अब बदलाव की बात आई है टू मीट द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। तो 21वीं सदी के भारत, अब तो आगे समय आगे बढ़ता है तो आगे की ओर बढ़िएगा ना, पीछे को लेकर के ट्रेडिशनल लेकर के आ रहे हैं, वही रट्टा मल की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। तो अब 21वीं सदी के भारत को कैसी शिक्षा की जरूरत है, उस ओर उसकी बदलाव पर फोकस किया गया है। तो अपने आप में उस डिपार्टमेंट का एक गोल लक्ष्य तय हो गया है। इन अ फेडरल सिस्टम, अभी फेडरल के बारे में बात कर रहे थे ना कि फेडरल क्या होती है, तो फेडरल दोहरा सिस्टम होता है। दोहरा सिस्टम क्या है कि केंद्र का भी है और राज्य का भी है, तो दोनों मिलकर के काम करता है। तो इन ए फेडरल सिस्टम एनी एजुकेशनल रिफॉर्म, किसी भी तरह का शिक्षानीति सुधार आप करते हैं तो कैन बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसको तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको तभी लागू की जा सकती है ओनली विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स। इसके लिए आपको राज्यों की भी मदद लेनी पड़ेगी, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी भी रजामंदी होती है। एंड द सेंटर हैज द जैंट टास्क, अब इस बात के लिए सेंटर को तो बहुत बड़ा, जैंट मतलब क्या, विशाल है, टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। क्या करने की बात है, ऑफ बिल्डिंग ए कंसेंसस ऑन द मेनी एम्बिशियस प्लान्स, जो इस तरह की हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षा पॉलिसी है, इस तरह की जो महत्वाकांक्षी पॉलिसी में है, इनको लागू करके पूरा करने के लिए, इसके लिए आपको कंसेंट लेने की जरूरत ही पड़ेंगे। द पॉलिसी, जो नीति है हमारी, इंटर एलिया, और अच्छा शब्द है, एमॉन्ग अदर थिंग्स, माने बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से जो और बातें क्या है, एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें से जो प्रॉब्लम क्या है कि उसको, जो शिक्षा की जो हमारा शास्त्र है, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, वो आर्ट ऑफ टीचिंग जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा था ना कि आप रट लो, उसको भी संशोधन करने की जरूरत है। तो उस पर विशेष हमारा लक्ष्य, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, ये जो हमारा ढांचागत जो स्थिति है वो भी विषमताओं से भरा पड़ा है। तो आखिर जैन टास्क है कि नहीं पूरा करने का। एक्सेस एसिमेट्री, यानी पहुंच जो है लोगों की अपनी अपनी तरह से वहां तक जो शिक्षा तक जाने की बात है, वो भी वो एसिमेट्रिकल है, यानी उसमें भी एक रूपता नहीं है, समरूपता नहीं है, भिन्नता है। और क्या बचा हुआ है, एंड रैम्पेंट, रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन। अब बस आज की एकमात्र शिक्षा नीति क्या है, सिर्फ सिर्फ ऐसी शिक्षा, ऐसा पढ़ाई पढ़े, चाहे जिस तरह की पढ़ाई पढ़े, अनियंत्रित तरीके से, कहा जाए कि एकदम कुव्यवस्था के तहत, कि सिर्फ और सिर्फ जिससे क्या हो सके, पैसा आवे, उस तरह की पढ़ाई, यानी डिग्री ले लेना है, और ये डिग्री लेने के बाद आप एसएससी, बैंक, सीजीएल, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तब जाकर के उसको तैयारी करना है, मतलब एनी हाउ आई हैव टू गेट जॉब, ये सब सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। नेप, वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कहा गया। ये 2020 का जो है इज द फर्स्ट ओमनीवस, ओमनीवस बहुत अच्छा है, सर्वग्राही, मतलब सबके लिए पसंद की बात है, सबके लिए अनुकूल है, सबके लिए जरूरत है, पॉलिसी है, आफ्टर द वन इशूड इन 1986। देखिए 1986 में एक बार हुई, अब उसके बाद जो ये अभी आया है, ये इस तरह के ध्यान में रख करके लाया गया है कि कहीं से किसी को इसमें परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई दोष नहीं है, सबके लिए ग्राह्य है। एंड इट हैज टू कंटेंट विथ, लेकिन इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कंटेंट विथ करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ा है। इट हैज टू कंटेंट विथ मल्टीपल क्राइसिस, लेकिन बहुत सारे इसके साथ संकट है इन दिस सिस्टम, जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें, उसको पूरा क्रश करके, उसको समाप्त करके आपको आगे आना है, तो इसको तो बहुत संघर्ष से निकलना पड़ेगा इसके लिए।
इट हैज नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड, इसमें भी कोई छुपाने वाली बात है नहीं है। इट इज नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी। आप देखो ना कि इतना सरकार का प्रयास चल रहा है, उसके बावजूद भी प्राइमरी लेवल पर जब रिकॉर्ड है तो बिल्कुल सदमे देने वाली है, शॉकिंग करने वाला है। साक्षरता साक्षरता की बात करूं, इतना कम है जो अपने आप में सदमा को पहुंचा देता है। एंड नुमेरेसी आउटकम्स, नुमेरेसी ये कहा जाए कि वो संख्यात्मक अध्ययन जो होता है, थोड़ा बहुत गणित की आप बात करें ना, कि बच्चों में वो भी उसके भी नतीजे कम आते हैं, यानी छोटी छोटी माइनर है ना अंक गणितीय चीजों को, बेसिक जो एबिलिटी होनी चाहिए उन चीजों को वो नहीं समझते हैं। ये एक अपने आप में चौंकाने वाला है। अब क्या है, ड्रॉप आउट लेवल्स इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स आर सिग्निफिकेंट। अब प्राइमरी से आगे बढ़ते हैं, अब वहां से जब निकलते हैं तो स्कूल छोड़ने वाले की भी बात करें, जो मिडिल स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में है, बहुत ज्यादा है सिग्निफिकेंट। एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम है जनरली फेल्ड, और जो हमारी उच्च शिक्षा जो पद्धति है, सिस्टम है, अक्सर इस बात को फेल असफल हो गई है टू मीट द एस्पिरेशंस, जो महत्वाकांक्षा है, यानी जो लोग पढ़ते हैं तो वो अपनी कुछ उम्मीद लेकर के पढ़ते हैं ना, फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, यानी उनका जो होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ने में, वह फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं देकर आपने आर्ट्स को चुना। बस आर्ट्स में इस कॉम्बिनेशन के साथ ही सबको पढ़ना है। अरे हम क्यों पढ़ेंगे, हमको आर्ट्स में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आप जबरदस्ती पढ़ा दोगे। ये थोपने वाली एजुकेशन थी। तो ये भी नहीं, तो यही कहा गया कि फेल कर गया। मतलब ये जितनी उनकी आकांक्षाएं थी कि इसको पढ़ के हम क्या करेंगे, नहीं हो पाया। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स, जो संस्थागत नीति की बात है, द नेप मेजर्स टू इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड, अच्छी बात है कि ये मेजर किया है, इसमें बिल्कुल सही तरीके से इस बात को जो उपाय ढूंढा है इसमें, टू इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3। अब एक 3 साल तक के बच्चों से पहले, वहां पर ये बातें यहाँ नहीं है लेकिन ये बात आई है कि ये बात को भी अवगत कराया जाए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को 3 साल तक कैसे पालेंगे, और 3 साल से ही फिर उसके बाद आगे सरकार उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था हो जो वो पढ़ना शुरू कर दे 3 साल से। ऑफर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की बात कही गई है। इससे क्या होगा, एग्जाम एक ऐसा इनकरेज करता है कि स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है एग्जाम के पर्पज से, तो यह भी एक अच्छी पहल है। टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस में उससे सुधार होता है। मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, एकदम फोकस किया गया है कि बिल्कुल रट्टा जो तरीका है पढ़ने का, उसको तो मिटा के रख देना है, यानी डिजिटल तरीके से उसको सिचुएशन से समझा करके, परिस्थिति से समझा कर, नेचर से रिलेट कर, मतलब जो टॉपिक है उससे रिलेट करके उसको पढ़ाने की बात हो रही है। रेज मैथमेटिकल स्किल्स फॉर एवरीवन, और सबों के लिए जो मैथमेटिक्स पर फोकस किया गया है, मतलब उनको संख्या बोध का ज्ञान हो, अधिक से अधिक अच्छा नॉलेज हो, इस पर फोकस किया गया है। शिफ्ट टू अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम, अब जो हमारी जो स्थिति थी, अब उसको बदल दिया गया है 3 साल से, किसमें बदल दिया गया है, 4 साल में। अभी अभी बात किए थे ना कि 5, यानी कहां से कहां तक, आंगनबाड़ी से लेकर क्लास 2 तक 5 इयर्स हो गए, लगेंगे इसमें। 3 से लेकर के 5 तक जाना कंप्लीट करने में 3 साल लगेंगे। 6 से लेकर 8 तक को पूरा करने में 3 साल लगेंगे,
और उसके ऑनवर्ड्स जो हमारा कोर्स होगा वो 4 साल का होगा, और इस 4 साल में यदि 1 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए भी बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल पूरा कर लेते हैं तो उसके लिए आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी। 4 साल पूरा कर लेते हैं तो डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो एक अच्छी पहल है, जो आपका टाइम एनर्जी बीच में किसी कारण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, चाहे जो भी कारण रहा हो, जिस कारण से आप ड्रॉप कर दिए, आप 3 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, 2.5 साल पढ़ लिए, अचानक कुछ बात हो गया, बीमारे पड़ गए, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, पढ़ाना छोड़ दिए, कमाने चले गए, तो आपका गया कोई काम का नहीं रहा। आप कमा करके आओ, फिर परीक्षा दे लो, जितना दिन बचा हुआ है पढ़ के पास कर जाओ, तो आपका कोई भी टाइम यहाँ पर समय बर्बाद होने वाला नहीं है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम एंड क्रिएट ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक आयोग गठित किया गया है। उस आयोग का क्या नाम पड़ा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो रिप्रेजेंट करेगी मेजर चेंज, जितने भी बड़े बड़े बदलाव जो होने हैं, उस बदलाव को वो पूरा उसके लिए वो उत्तरदायित्व होगा। प्रोग्रेस ऑन दिस क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द विल। लेकिन इस बात का प्रोग्रेस, ये तूल तभी पकड़ेगा, ये गति तभी पकड़ेगा, ये निर्णायक मोड़ पर तभी होगा, ये निर्भर तब करता है कि विल पावर कितना होगा सरकार का, टू स्पेंड दी प्रोमिस्ड 6% ऑफ जीडीपी एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी सरकार को नेशनल जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये कहा जाए ना सीधे, छोटी संक्षिप्त में समझे कि जितनी भी सरकार की आय होती है, उस आय का 6% वादा किया गया है कि हम किस पर खर्चा करेंगे? एजुकेशन पर। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जितने खर्च होते हैं आय का, उसमें से 6% हम सिर्फ एजुकेशन पर। ये एक अच्छा मतलब, लेकिन ये विल पावर जो दिखाया गया है, ये काम यदि सही ढंग से धरातल पर सरकार कर दे तब तो अच्छी बात होगी। द पॉलिसी ऑल्सो सेज दैट वेयर एवर पॉसिबल, इसके अलावा भी बताया गया है, ये भी बताया गया है कि जब जहां कहीं भी कुछ संभव दिखाई देगा, मतलब लगता है कि यहां जरूरत है पुशअप करने का, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स, जो पढ़ाने का जो तरीका है ना स्कूल में, अंटिल एटलीस्ट क्लास 5 तक मिनिमम, कम से कम, आगे भी बट प्रेफरेबल अंटिल क्लास 8, ये आगे बढ़ जाए क्लास 8 तक का भी तो भी कोई बात नहीं। एंड बियॉन्ड विल बी द होम, और इससे भी आगे यदि बढ़ जाता है तो भी कोई बात नहीं, यानी और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। देखिए होता क्या था कि आंगनबाड़ी से लेकर के क्लास 2 तक गया, उसके बाद जो 3 to 5 गया, अगला बाद क्लास ड्रॉप कर दिया, क्योंकि क्या हो गया कि अब वहां पर जाकर के अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल, पढ़ाई वहां नहीं हुआ, अब उसको नहीं पढ़ पाया, इसलिए भी ड्रॉप करने का जो है ना बहुत बड़ा कॉज था। तो अब ये खत्म हो गया। आप जहां के हो, जिस कल्चर के हो, जिस भाषा के हो, उसी भाषा में पढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि रट्टा सिस्टम हटाया जा रहा है, तो एक अच्छी पहल है ना, वहां उस भाषा में बच्चा जल्दी समझेगा, आसानी से समझेगा। इसलिए कहा गया कि 5वीं तक तो अनिवार्य है ही, लेकिन यदि प्रेफर किया जाए किसी राज्य के द्वारा या कहीं भी कि 8 तक भी हम इस तरह का बात रखेंगे तो भी चलेगा, उससे भी आगे आगे यदि रखना चाहते हैं तो भी चलेगा, अपने होम लैंग्वेज में, मतलब जो आपका जो रीजनल है, क्षेत्रीय है, हाँ, घर की भाषा है वो। लेकिन एक जरूरी क्या होगा, मदर टंग भी होना चाहिए, मतलब या मदर टंग, जो मदर टंग एक रखा गया है, मातृभाषा। दिस इज ए लॉन्ग एल्ड व्यू, और इस तरह की बात आज से नहीं था, ये तो लंबे समय से था, लेकिन आज लागू हुआ, एक अच्छी बात है। एंड हैज इट्स मेरिट्स, इसके बहुत गुण भी है। ऑल्दो इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, बावजूद भारत एक विशाल देश है, डाइवर्स कंट्री है, विविधताओं से भरा पड़ा देश है, जहां मोबिलिटी इज हाई, यहाँ का मूवमेंट भी कम नहीं है। मतलब आज हम यहाँ हैं,
तो कमाने के उद्देश्य से कल दिल्ली भी जा सकते हैं। आज नौकरी आपको बिहार में है तो कल यूपी में भी जा सकते हैं। तो ये मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी परिवर्तनशीलता जिसको कहा जाए बहुत ज्यादा है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन। तो इसमें छात्रों को ऑप्शन होना चाहिए टू स्टडी इन द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो पढ़े दैट इनेबल्स, जो उसको योग्य बनाए ये ट्रांसफर नेशनली, देश में कहीं भी उसको जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो वो सक्षम रहे, वहां जिस लैंग्वेज में पढ़ के गया है वो लैंग्वेज उसको वहां भी मिले, ये बात पर भी फोकस किया गया। इंग्लिश हैज परफॉर्म दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इंग्लिश को भी कम नहीं आंका गया है, ऐतिहासिक तथ्यों को सोचने समझने और पढ़ने के लिए इसकी भी अनिवार्यता को बताई गई है। देयर आर सम गुड एलिमेंट्स टू नेप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन। लिटिल फ्रिक्शन, लिटिल मतलब क्या, किसी भी तरह का कोई इसमें संघर्ष नहीं है, यानी किसी परेशानी नहीं है। लिटिल, ए लिटिल नहीं है, लिटिल, लिटिल मतलब नहीं। तो कहा जाए कि देयर आर सम गुड एलिमेंट्स, बहुत अच्छे एलिमेंट्स है टू द नेप में, टू दैट विल जनरेट, जो ये आगे बढ़ाएगी लिटिल फ्रिक्शन, किसी भी तरह का विवाद पैदा नहीं करेगा। एंड नीड ओनली, लेकिन जरूरत है केवल अडेक्वेट रिसोर्सिंग की, लेकिन उसमें पर्याप्त रिसोर्स चाहिए ना, उसमें सुविधाएं चाहिए अधिक से अधिक, ताकि तब ये लागू हो सकता है, अदरवाइज संभव नहीं हो सकता है। प्रोविजंस फॉर एन एनर्जी फील्ड ब्रेक, उसमें क्या हुआ, बड़ा अच्छी बात है। नीड ओनली एडेक्वेट रिसोर्सेज की जरूरत है, अतिरिक्त अभी और चाहिए। प्रोविजन ऑफ एन एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट, अब देखिए ना, आंगनबाड़ी में है या उससे 2 to 5 तक में है, तो वहां पर मिलेगा। अब ब्रेकफास्ट की भी बात हो रही है, जो ब्रेकफास्ट एनर्जी से भरा पड़ा होगा, इस तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसके अलावा टू द न्यूट्रिशन मिड डे मील, अब इसके अलावा जो पौष्टिकारक मिड डे मील की भी व्यवस्था है, टू हेल्प चिल्ड्रेन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स, इससे क्या होगा, बच्चों को अधिक से अच्छा अध्ययन के नतीजे परिणाम आएंगे। बहुत सारे बातें आई है इसमें, लेकिन उसमें से जो एक है, ये एक क्या क्या हो गई बात, ब्रेकफास्ट मतलब महत्वपूर्ण हो गया, न्यूट्रिशियस मिड डे मील, ये बहुत अच्छी बात हो गई। क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स, देखिए एक ब्रैकेट्स में रखा गया है इंक्लूजन फंड्स, एक अतिरिक्त और फंड का उसमें समावेश हो, वो किस बात के लिए, टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, एक अगला वर्ग भी हो सकता है जो सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से वो उतना उपयुक्त अपने घर समाज परिवार से नहीं हो, तो वह भी परसू कर सके एजुकेशन को, यह एक दूसरा क्राइटेरिया रखा गया, इसलिए इंक्लूजन फंड्स इसमें, और एक अलग से फंड, एक दूसरा गुण इसमें समाहित किया गया किसी कारणवश। तो एक और अच्छी बात आ गई, एक तो हो गया कि वो फंड हो गया जिसमें ब्रेकफास्ट में मिलेगा, मिड डे भी मिलेगा, अब दूसरा एक अलग फंड जनरेट हो गया कि जो किस तौर पर सोशली और एजुकेशनली, मतलब सामाजिक स्तर से, अब कोई बच्चा है दूसरे तरह का है कि अपंगता है, अपाहिज है, दिव्यांग है, या आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से किसी न किसी रूप से पिछड़ेपन का शिकार है, वो भी एजुकेशन को फॉलो कर पाए, यह एक अलग से फंड इसके लिए। वेयर द पॉलिसी फेल्स टू शो रिगर however is on यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, जहां द पॉलिसी क्या करता है, जो अब से जो चलता आ रहा है पॉलिसी, तो कोई भी आती है उसमें ये दम दिखाने की जरूरत है, काफी रिगर करने की जरूरत पड़ेगी ना, कि उसमें संसाधन के साथ आप कठोर शक्ति बरतने की इसमें जरूरत होगी। हाउएवर इज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, यानी सबके लिए सब ग्राह्य हो, सबके लिए उपयुक्त हो, इन बातों को भी ध्यान में रखने की
जरूरत हो यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए कि सबके हाथों में इस तरह की शिक्षा चली जाए, बोथ इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। कहां कहां सबके लिए ग्राह्य हो, स्कूल में भी और उच्च शिक्षा में। द राइट टू एजुकेशन इट्स, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब विशेष, मेजर्स का मतलब उसमें उपाय की जरूरत है, उसको सफलता, इस जो हम लागू कर रहे हैं उसको सफल बनाने में। मोर ओवर, उससे भी ज्यादा क्या है कि फी रेगुलेशन एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ। आज भी देखिएगा कि अनाप शनाप फी रेगुलेशन लेने का एक अपना नियम बनाए हुए, जिसका किसी भी तरह का कहीं कोई व्हाइट मनी नहीं है। बट द रेगुलेटरी प्रोसेस इज अनेबल टू रेन इन प्रॉफिटिंग इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशन। तो जो हमारी रेगुलेटरी बनी है वह जो प्रॉफिटिंग कर रही है, प्रॉफिटिंग का क्या मतलब कहा जाए कि मन चाहे ढंग से जो कहे अवैध मुनाफाखोरी जिसको कहते हैं, नाजायज ढंग से प्रॉफिटिंग करना, पैसे कमाना, जो अपना स्टेट अपनी रेगुलेटरी बना करके ऐंठता है पैसा डोनेशन के रूप में, जिसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं होता है, तो उस पर रेगुलेटरी क्या करेगी, लगाम लगाने का काम। द आइडिया ऑफ ए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एज एन अपेक्स कंट्रोल। तो क्या होगा कि नेशनल हायर एजुकेशन की जो विचार है वह रेगुलेटरी काउंसिल एक अपेक्स होगी, मतलब सुप्रीम होगा, उसको कंट्रोल करने का ऑर्गेनाइजेशन, और इज बाउंड टू, एकदम उसके अधीन में आना है, टू बी रिजेंटेड बाय स्टेट, और इस बाउंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि स्टेट इससे क्या होगा, रिजेंट करेगा, नाराजगी पैदा, वो नहीं चाहेगा ना लागू होना, क्योंकि नाजायज ढंग से उसकी कमाई के स्रोत बंद हो जाएंगे, इसलिए वो रिजेंट करेगा, इस बात के लिए वो खंडन करेगा, नहीं चाहेगा कि यह रेगुलेटरी लागू हो। सिमिलरली, इसी प्रकार ये नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट वुड हैव टू कन्विंस। एक और बात हुई है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड मतलब उसकी दक्षता परीक्षा कहा जाए, उसके लिए भी कन्विंस करना होगा टू द स्टेट्स, राज्यों को कन्विंस करके समझाना बुझाना होगा ऑफ इट्स मेरिट्स, इसके गुण के बारे में। अब चूंकि आप कोई चीज के लेने के लिए एक नेशनल लेवल पर यदि वो प्रोग्राम होगा, उसको टेस्ट दिया जाएगा, तब तो उस टेस्ट के थ्रू जो बच्चा आएगा तो क्या हो जाएगा उसमें कि अब राज्य को पावरे नहीं रहेगा कि उसमें किसी भी तरह का डोनेशन लेने का, अनाप शनाप पैसा लेने का, तो ये बात के लिए भी वो विरोध करेगा, इसलिए उस स्टेट को कन्विंस करना पड़ेगा इसके मेरिट के लिए। एमंग द मेनी इंपेरेटिव्स, बहुत से जो जरूरत है उनमें से, द डेडलाइन टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी, एक निर्धारित किया गया है डेडलाइन, मतलब सीमा रेखा कहें उसको, साक्षरता को प्राप्त करने के लिए पूरे देश भर में, और नमेरेसी मतलब कहा जाए कि संख्या बोध, यानी मैथमेटिक्स का जो कमजोर हो गया है ना, मैथमेटिकल जो कमजोरी हो गई है, उस वहां तक पहुंचने के लिए 2025 तक, वैसे डेटा क्या कहता है कि बहुत कम है, तो वहां तक हम सब साक्षरता मिशन हम 100% पूरा कर लें, और हायर एजुकेशन तक कहां तक पहुंचा दे, 50% को पहुंचा दे, यह एक टारगेट है, शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एज ए गोल के तौर पर 25 तक का। दैट विल क्रूशियली, जो एक निर्णायक साबित होगा किस बात के लिए, डिटरमाइन प्रोग्रेस एट हायर लेवल, और यहां तक का जब शिक्षा बच्चा छोटे लेवल से जब कंप्लीट करेगा अच्छे ढंग से, तो कोई रुकता नहीं है, तब आगे की शिक्षा लेना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये आर्टिकल समाप्त होता है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।